नमस्कार। कल मैंने वहाँ ख़त्म किया था जब मैं ग्रीस से एथेंस होते हुए एथेंस की तमाम ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्वों की के जो स्थान थे, जो पुरानी सभ्यता से संबंधित कुछ खंडहर थे, उनको देख के मैं वापस फिर कोसोवो यानी प्रिस्टीना अपने आवास पर लौट आया। अगले दिन से हम लोगों को फिर अपने कार्य पर जाना था। कार्य में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं रह गया था। धीरे धीरे वहाँ भी सुस्ती का माहौल हो रहा था बाकी देशों के मिशन पार्टिसिपेंट्स के लिए, क्योंकि ये लगभग तय हो गया था कि अब यूएन का मिशन यहाँ समाप्त हो जाएगा और ये मिशन अब यूरोपियन यूनियन को ट्रांसफ़र हो जाएगा। स्थानीय लोगों द्वारा यूएन के इस मिशन का बराबर अब विरोध किया जाने लगा था कि अब इनको जाना चाहिए, हम आज़ाद हो गए, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हो गया, हम स्वतंत्र राष्ट्र हैं, अब यूएन की दखलंदाजी इसमें। हालांकि वो सीधे कभी नहीं कहते थे कि हम अमेरिका की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं करेंगे, लेकिन वो ये कहते थे कि हम अब यूएन की यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है, हम अपना सब काम, हम अपना प्रशासन का सब काम अब स्वयं देखने के लिए सक्षम हैं। जो इस तरह की बात धीरे धीरे पब्लिक में आ रही थी और जो वहाँ अल्बेनियंस हैं कोसोवो के, वो अब लगभग दिन में कई बार इस बात को रिपीट किया करते थे कि अब हम में क्या कमी है, हम पिछले 10 साल से आपके रूल में जी रहे हैं। पहले हम यूगोस्लावियन गवर्नमेंट के चक्कर में परेशान थे, मिलोसेविक के आतंक से परेशान थे। आपने हमें आज़ादी दिलाई, यूएन ने हमें एक कवच दिया कि ताकि दोबारा हमारे ऊपर कोई आक्रमण न हो सके। हम 10 साल में धीरे धीरे ग्रो कर गए, हम धीरे धीरे मैच्योर हो गए, हमने अपना काम अब खुद करना सीख लिया है और हमें जल्दी से जल्दी, उसके भीतर जो उनके भावना छिपी हुई थी कि जल्दी से जल्दी सत्ता के शीर्ष तक पहुंचना और सत्ता का सुख प्राप्त करना। हालांकि वो इस बात को कहते नहीं थे, इधर उधर से घुमा के तरह तरह की बातें करते थे। तो उन लोगों में अलग उत्साह था और हम लोगों में जो बाहर के लोग थे कि अब नए बैच नहीं आएंगे और हम शायद अंतिम बैच हों यहाँ पर यूएन के मिशन के। हमारे बाद कोई भी भारतीय यहाँ नहीं आएगा, कोई पाकिस्तानी, बांग्लादेशी यहाँ नहीं आएगा, कोई जॉर्डेनियन और कोई फिलिपिनो यहाँ नहीं आएगा, साउथ अफ्रीकन कंट्रीज से कोई यहाँ पर अब नहीं आ पाएगा। खैर, समय का सदुपयोग करके मैंने भी ये सोचा कि अब इसको किस तरह से इस समय का सदुपयोग किया जाए, क्योंकि अब वहाँ जो सामान्य प्रक्रिया थी, धीरे धीरे ये अपने बेसिस को मजबूत कर रहे थे। जैसे जुडिशियल सिस्टम में इनको क्या अपना करना है, ये अपने अपने डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे थे। सिक्योरिटी के सिस्टम में ये अपना डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे थे, जो इनके कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट करने के बाद इनके यहाँ जितने अपॉइंटमेंट हुए थे यूएन मिशन के इतर, उसके अलावा वो अपनी अपनी एसओपीज़ तैयार कर रहे थे, उसमें बिज़ी थे। कभी कभार कोई उसकी ज़रूरत पड़ती थी नहीं किसी एक्सपर्ट कमेंट की या किसी एक्सपर्टाइज़ की, तो यूएन के किसी अधिकारी से बात करते थे और हम लोगों तक बॉर्डर और बाउंड्री के बारे में और देशों में क्या व्यवस्था है उसके बारे में हम लोगों से जानकारी करते थे। कुछ तो फर्स्ट हैंड जानकारी और कुछ जो नेट से प्राप्त की गई जानकारी होती थी वो हम लोग उनको बता दिया करते थे। इस बीच में मेरे दिमाग में आया कि आखिर ये देश वर्ष 1990 से झेल रहा है और धीरे धीरे बिल्कुल आर्थिक बर्बादी और कंगाली के कगार पे आके खड़ा हो गया, जबकि इतना खूबसूरत देश है। पशुपालन का यहाँ बहुत बड़ा व्यवसाय है, ये मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट अपना बनाते हैं और बाहर के देशों में बेचते हैं, फिर भी इतनी बुरी हालत क्यों है? आखिर ऐसा क्या हुआ और कैसे ये यहाँ आज़ादी तक पहुँचे? इसमें फिर लोगों से बात करना शुरू किया। हमारे जो अल्बेनियन मित्र थे उनसे मैंने बात करनी शुरू की। अलग अलग दूसरी यूनिट्स में जो लोग तैनात थे उनसे भी मैंने बात शुरू की कि आखिर इनके मन में क्या है, ये किसको ज़िम्मेदार मानते हैं इस खराबी के लिए और ये किसको ज़िम्मेदार मानते हैं अपनी आज़ादी के लिए। उनकी बातचीत से कुछ चीज़ें बहुत साफ़ हो गईं कि इनका जो हीरो है,
जो जिसके लिए वो ये कहते हैं कि वो फादर ऑफ नेशन था, वो थे इब्राहिम रुगोवा। ये बहुत ही पढ़े लिखे, बहुत साहित्यिक अभिरुचि के और स्वतंत्रता संग्राम में उस समय इन्होंने सबसे पहले झंडा बुलंद किया था यूगोस्लाविया की सरकार के ख़िलाफ़, और ख़ासकर स्लोडान मिलोसेविक जो उस समय राष्ट्रपति थे यूगोस्लाविया के, उनके खिलाफ़। इसमें ये जानना ज़रूरी होगा कि 90 के दशक में ही उसी समय यूगोस्लाविया के तमाम अन्य राज्य जैसे स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, ये सब ऐसे, और साथ में कोसोवो, जो अपनी अपनी इंडिपेंडेंस के लिए लड़ाइयाँ लड़ रहे थे। और किन्हीं किन्हीं देशों में तो आर्म्ड रिबेलियन यानी सशस्त्र विद्रोह शुरू हो गया था। बेसिक लड़ाई वहाँ पर वही थी जो हमारे यहाँ एशियन महाद्वीप में भी, और अब तो हम लोग अपने देश में भी जगह जगह इस चीज़ को महसूस करते हैं। अल्बानियन मुस्लिम्स और सर्बियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस के बीच। ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन अपने आप को सुपीरियर रेस मानते थे, अल्बानियन मुस्लिम्स को वो अपने से कमतर, अपने से नीचा, अपने से बहुत बाद का मानते थे। जो यूगोस्लावियन सर्ब्स थे या जो सर्बियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस थे, ये अपने को बहुत पुराना, जैसे राजा रजवाड़ा, तमाम जैसे अलग अलग जातियों में भी उपजातियां हैं जो अपने आप को उस जाति में सुपीरियर मानती हैं और बाकी सबको इन्फीरियर मानती हैं। झगड़ा दरअसल वही था। अल्बानियंस धीरे धीरे करके इनके विरुद्ध आकर खड़े हो गए, सड़कों पर निकल आए, और इन्होंने सर्बियंस के ख़िलाफ़ यानी यूगोस्लाविया के जो उस समय राष्ट्रपति थे मिलोसेविक, उनके विरुद्ध आर्म्ड विद्रोह शुरू कर दिया। क्रोएशिया, स्लोवेनिया और बोस्निया में ये सब शुरू हो ही रहा था कि वर्ष 1992 में रिपब्लिक ऑफ कोसोवो, एक अलग देश, रुगोवो ने अपना, इब्राहिम रुगोवा ने ये अपना एक जो अल्बानियन डोमिनेटेड इलाके थे उनको मिला के उनका सब हम अलग देश हैं, हम यूगोस्लाविया की बात नहीं मानते हैं। उसमें उनका अपना इलेक्शन बाद में हुआ जब यूएस ने इंटरफेयर किया। उसमें जिस इलेक्शन को कभी यूगोस्लाव गवर्नमेंट ने या किसी और ने नहीं माना, लेकिन उन्होंने एक अपनी पैरेलल सरकार बना ली और उस सरकार के अधीन उन्होंने कुछ छोटे मोटे स्कूल, पढ़ाई का कुछ काम, इस तरह का काम वो करने लगे, जिसका लगातार विरोध करते रहे यूगोस्लाविया की पुलिस और यूगोस्लाविया की आर्मी। इब्राहिम रुगोवा ने कभी भी किसी भी सशस्त्र विद्रोह का समर्थन नहीं किया। उन्होंने ये कहा कि हम नॉन वायलेंस के रास्ते पर अपने देश को आज़ादी दिला सकते हैं, और वो हमेशा महात्मा गांधी को कोट किया करते थे। और शायद इसीलिए आज की तारीख में इब्राहिम रुगोवा को कोसोवो का फादर ऑफ नेशन कहते हैं। और इन सभी देशों में, यानी जितने देश ये वहाँ अलग हुए थे यूगोस्लाविया से, वहाँ के लिए ये गांधी ऑफ बाल्कन्स की इनको टाइटल दी गई थी। अब आप यहाँ से पैरेलल करना शुरू करें जो हमने अपने देश की आज़ादी में खोया था, पाया था, और क्या कोसोवो ने उसमें खोया और क्या पाया। 92 से ये नॉन वायलेंट मूवमेंट अपना चलाते रहे। इनका जो बड़ा नारा था, पीसफुल रेजिस्टेंस टू यूगोस्लाविया, पीसफुल रेजिस्टेंस टू यूगोस्लाविया एंड लॉबिंग फॉर यूएस एंड यूरोपियंस। ये दो इनके सिद्धांत थे जिस पर उन्होंने कोसोवो की मैक्सिमम जनता को, 20 लाख की पॉपुलेशन वाली इस देश में, उन्होंने अल्बानियंस जो करीबन उस समय 14-15 लाख थे, उसमें लगभग सभी को इस बात के लिए मना लिया और सभी इनके सपोर्टर्स हो गए। इन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी भी उस समय बना ली थी, डेमोक्रेटिक लीग ऑफ कोसोवो, और इसी पार्टी के बैनर तले इन्होंने जो अपना देश रिपब्लिक ऑफ कोसोवो डिक्लेयर कर दिया था। लेकिन इसी में एक बीच में गड़बड़ हुई। ये शांति की बात करते रहे
और बोस्निया में आर्म रिबेलियन शुरू हो गया 92 से 93 के बीच में। 92 में जब इन्होंने पीसफुल रेजिस्टेंस की बात की, 92 में जब इन्होंने कहा कि हम लॉबिंग करेंगे यूएस और यूरोपियन कंट्रीज़ की मदद के लिए, और हम नॉन वायलेंट तरीके से अपने आज़ादी की लड़ाई लड़ेंगे, उसी समय बोस्निया में सशस्त्र विद्रोह शुरू हो गया युगोस्लावियन आर्मी के और युगोस्लावियन पुलिस के खिलाफ। और जैसा कि हमेशा होता है, शासक और सत्ता ने उसको बुरी तरह से कुचलने के अपने सारे प्रयास शुरू कर दिए, और अंत में एक एग्रीमेंट हुआ 1995 में, जिसको डेटन एग्रीमेंट ऑन बोस्निया। और ये वॉर जो है वो बिल्कुल अपने चरम पर था उस समय। और इस एग्रीमेंट के बाद बोस्निया को युगोस्लाविया से अलग करने का दर्जा मिल गया। कोसोवो के लोगों में ये हुआ कि देखिए साहब, हम तो बहुत पहले से कह रहे थे कि ये बिना वायलेंस के, बिना सशस्त्र विरोध के ये कभी हमको नहीं देंगे, और हम पीसफुल रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, हम नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं। उनका जो मुख्य आरोप था रुगोवा पे, उन्होंने ये कहा कि देखिए साहब, हम लड़ाई एक जैसी लड़ रहे थे, हम तो पीसफुल और नॉन वायलेंट के चक्कर में पड़े रहे, और बोस्निया ने वायलेंट विद्रोह किया, बोस्निया ने सशस्त्र विद्रोह किया और वो अलग हो गया। और जो एग्रीमेंट उन्होंने साइन किया, डेटन एग्रीमेंट 1995 में युगोस्लाविया के साथ, उसमें कहीं भी कोसोवो का जिक्र तक नहीं है। जबकि जब साथ सब लोग खड़े हुए थे और सब साथ लड़ रहे थे, तो कम से कम बोस्नियंस को ये चाहिए था, जो इब्राहिम रुगोवा के साथी थे वहाँ, कि उसमें कम से कम कोसोवो का भी जिक्र होना चाहिए था कि हमने इनको अलग कर दिया है, और उसी पैटर्न पे, या हम इसी तरह का कोई एग्रीमेंट उनसे भी करेंगे या उनसे बात करेंगे। इस तरह की बात कहीं नहीं आई, और रुगोवा की लानत मलानत होने लगी उन्हीं के अपने देश में। इनका जब ये विरोध शुरू हुआ इनके नॉन वायलेंट का, तो उसी में एक नए नेता का उभार हुआ, और सबसे पहले कोसोवो लिबरेशन फोर्स नाम की एक फोर्स का जन्म हो गया। और उसने नारा ये दिया कि हम लड़ के लेंगे, हम रुगोवा के इस सिद्धांत को नहीं मानते कि नॉन वायलेंट तरीके से हमें आज़ादी मिलेगी। आप इससे अपनी आज़ादी के दरमियान किसी भी समानांतर जो समान भूमिका है उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं, कोई पैरेलल आप ड्रॉ कर सकते हैं कि क्या हुआ होगा। 97 में कोसोवो लिबरेशन फ्रंट का जब जन्म हुआ, तो लगभग 11 लाख नवयुवकों ने इसका समर्थन कर दिया, यानी आधे से ज़्यादा लोगों ने समर्थन कर दिया। जो कभी सारे के सारे रुगोवा के नॉन वायलेंट मूवमेंट का समर्थन करते थे, वो आज की तारीख में, मतलब उस तारीख में 95 में जब KLF कोसोवो लिबरेशन फ्रंट या कोसोवो लिबरेशन फोर्स, एक उन्होंने फोर्स बनाई जिसमें बाकायदे ट्रेनिंग करके और आर्म्ड भर्ती शुरू कर दी थी, और उसका नेता था हाशिम ताची के नेतृत्व में ये आर्म रिबेलियन शुरू हो गया। और 95 से 99 के बीच में इन्होंने जो इस्टेब्लिशमेंट थे युगोस्लावियन गवर्नमेंट के, जो उनकी सरकारी इमारतें थीं, उनके भीतर आग लगाना, तोड़ फोड़ करना शुरू किया। और ये लगभग जैसे मैंने पहले बताया है कि जीनोसाइड वहाँ पर शुरू हो गया। युगोस्लावियन आर्मी और पुलिस ने फिर एथनिक क्लिनसिंग की बात की कि हम अपनी जेनेटिक प्योरिटी के लिए यहाँ जो लोग भी अल्बेनियंस हैं इनको यहाँ से बाहर करेंगे। अकेले प्रिस्टीना से करीब 20,000 या 25,000 लोग घरों से खींच के पहाड़ियों पर ले जाए गए, और वहाँ से नीचे ट्रेन के डिब्बों में ढकेलने के लिए, स्टेशन पे ढकेलने के लिए उन्हें ढकेल दिया गया। इसी प्रोसेस में बहुत से लोग मर गए, और उन्हें गाड़ियों में भर के मैसेडोनिया की तरफ रवाना किया गया। बाद में मैसेडोनिया ने भी अपनी सीमाएं ब्लॉक कर दी और इनको वहाँ लेने से मना कर दिया, और ये कंसंट्रेशन कैंप्स में वहाँ परेशान होते रहे। इस पीरियड में 97 से 99 के बीच में फिर जब बहुत हल्ला हुआ, ह्यूमन राइट्स के और UN के तमाम ऑर्गेनाइजेशन यहाँ खड़े हुए कि साहब बहुत ज़्यादती हो रही है, और इतनी क्लिनसिंग के नाम पर इन्होंने जो वहाँ अल्बेनियन मुस्लिम्स हैं उन पे जाति शुरू कर दी है युगोस्लावियन आर्मी ने और युगोस्लावियन पुलिस ने। तब फिर संयुक्त राष्ट्र संघ की से अपील की गई, और इस बीच में अमेरिका ने वहाँ पर
अमेरिका के लिए बहुत ही सामरिक महत्व का वो देश था कोसोवो, क्योंकि सर्बिया के बहुत नज़दीक था। वहाँ उन्होंने कारपेट बॉम्बिंग शुरू कर दी। कारपेट बॉम्बिंग शुरू करके उन्होंने सारे जितने ठिकाने थे यूगोस्लावियन गवर्नमेंट के, उसको नष्ट कर दिया और मजबूर किया यूगोस्लावियन आर्मी को कि वो सर्बिया की तरफ चली जाए। इसका जिक्र मैंने पहले भी किया है। लेकिन इस बीच में क्या हुआ कि मार्च 99 में जब ये बिल्कुल सशस्त्र विद्रोह शुरू हुआ और उधर से सर्बियन आर्मी पूरी की पूरी भीतर घुस आई और उन्होंने उनका दमन चक्र शुरू हुआ। उसी समय उन्होंने सबसे पहला काम किया, इब्राहिम रुगोवा को प्रिस्टीना में उनके आवास में नज़रबंद कर दिया सपरिवार। इसका बड़ा वाइड विद्रोह हुआ, सिर्फ कोसोवो में नहीं, वहाँ आसपास के देशों में भी इसका विरोध किया गया कि रुगोवा जैसे वरिष्ठ नॉन वायलेंट, जिसे हम आज की तारीख में गांधीवादी नेता कहते हैं, उनके साथ ये दमन ठीक नहीं है। और इसके विरोध में वहाँ पर जो विद्रोह था वो और उग्र होता गया। रोज़ सर्बियन आर्मी के लोग मारे जाते रहे, उनके इस्टेब्लिशमेंट जलाए जाते रहे और उसके जवाब में सर्बियन आर्मी यहाँ अल्बेनियंस पर अत्याचार करती रही। फिर वहाँ पर 99 में ये मार्च में शुरू हुआ और लगभग 3-4 हफ्ते उनको प्रिस्टीना में कैद करने के बाद अप्रैल 1999 में और सर्बियन आर्मी ज़बरदस्ती इब्राहिम रुगोवा को बेलग्रेड ले गई, जो सर्बिया की राजधानी है, फॉर्मर यूगोस्लाविया की भी राजधानी है। ये बात पता लग गई कोसोवो में, विद्रोह वहाँ और तेज़ हो गया। जब बहुत तेज़ हुआ और ये हल्ला उड़ गया कि मिलोसेविक ने, जो राष्ट्रपति थे उस समय यूगोस्लाविया के, उन्होंने वहाँ पर रुगोवा की हत्या करा दी। ये बात सुन के, ये अफवाह सुन के, या लोगों को इस अफवाह पे यकीन हुआ कि अगर उनसे बात करनी होती, अगर उनसे कोई सेटलमेंट के लिए उनको बुलाया गया होता, तो ऐसे उनको ज़बरदस्ती पकड़ के बाई एयर बेलग्रेड ले जाने का कोई मतलब नहीं था। ये लोगों ने मान लिया कि वहाँ पर रुगोवा को बुला के ये उनकी हत्या कर दी गई। जब विरोध अपने चरम पर आने लगा तो फिर यूगोस्लाविया के शासकों ने सोचा कि अगर हम अब इनको पब्लिकली अपीयर नहीं कराएंगे रुगोवा को, तो ये समस्या और बढ़ती जाएगी और खून खराबा होगा। तो एक प्रोग्राम में जो स्टेट, चूँकि कम्युनिस्ट कंट्री था वो, तो स्टेट टीवी पर एक न्यूज़ दिखाई गई जिसमें स्लोबोडान मिलोसेविक और इब्राहिम रुगोवा एक साथ बैठे हुए कोई वार्ता कर रहे हैं और थोड़ी देर बाद रुगोवा उठे हैं और विक्ट्री मार्क यानी विजय का निशान बताकर वो वहाँ से चले गए हैं। और उनके हाव भाव से ये लगा, या जो स्टेट टीवी ने अनाउंस किया कि यहाँ पर बातचीत के बाद बाहर निकलते समय रुगोवा ने अपने देशवासियों यानी कोसोवो के देशवासियों से अपील की कि वो शांति बनाए रखें और हम ज़रूर किसी नतीजे पर अब पहुँच गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात कि उस वीडियो में आवाज़ नहीं थी, साउंडलेस क्लिपिंग थी वो स्टेट रेडियो पे। इसको देख के लोगों का गुस्सा और भड़क गया कि अगर उन्होंने ऐसी कोई अपील की है, वहाँ क्या बात कर रहे थे, तो कम से कम उनकी आवाज़ ज़रूर सुनाई देनी चाहिए। और ये क्लिपिंग कब की थी, इसके बारे में भी वहाँ संशय उत्पन्न होने लगा। हालांकि उस संशय को दूर करने के लिए उसी दिन वो जब वहाँ से निकले और उनको एक गाड़ी में बिठाया गया, तो उस दिन का जो डिटेल है वो वहाँ के उद्घोषक ने बताया था और उसमें संशय की कोई बहुत ज़्यादा गुंजाइश नहीं रही थी। लेकिन ये ज़रूर संशय था कि पता नहीं इसके बाद रुगोवा का क्या किया गया। फिर इनको वहाँ से ये कहा गया कि आप वापस, जब देखा विरोध बहुत बढ़ने लगा, लोगों ने कहा साहब मार दिया, एक दिन दिखाया फिर मार दिया। ये बहुत ही सामान्य बात है, ये किसी भी देश में या कहीं के लिए भी, किसी भी सेटअप में। हमारे यहाँ भी जब कोई बहुत गंभीर कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न होती है किसी के अरेस्ट करने पर, तो भीड़ सबसे पहले ये डिमांड करती है कि वो जिसको आप अरेस्ट करके ले गए हैं उसे यहाँ पर ले आइए, या वो जिंदा है कि मर गया है ये हमें बताइए। फिर भीड़ में से 4 आदमियों को ले जाके वो जहाँ भी रखे गए होते हैं
जिस भी थाने में, वहाँ ले जाके मिलवाया जाता है। फिर उनको वापस बुला के भीड़ के बीच में ये कहलवाया जाता है, या वो आके कहते हैं कि नहीं मैं मिल के आए हूँ, वो बिल्कुल ठीक हैं, उन्हें मारा नहीं गया है, उन्हें पीटा नहीं गया है। इस तरह की बात की गई, और यही डिमांड उस समय प्रिस्टीना में और कोसोवो में उठ रही थी कि अगर इब्राहिम रुगोवा के साथ कुछ गलत नहीं हुआ है तो उनको वापस कोसोवो भेज दिया जाए। यूगोस्लाविया गवर्नमेंट इस बात पे राज़ी नहीं हुई। अब वहाँ उन्होंने कैसा व्यवहार उनके साथ किया था और क्या वजह थी कि उन्होंने मना कर दिया कि हम इन्हें वापस कोसोवो नहीं भेज सकते। लेकिन उसी दबाव में उन्होंने ये कहा कि आप यहाँ से अगर जाएंगे तो आप इटली में रहेंगे, इटली से बाहर आप नहीं जाएंगे। और यही हुआ भी। मई 99 में रुगोवा निर्वासन की स्थिति में इटली पहुँच गए, और इटली से ही अपने लोगों से उन्होंने संवाद बनाया। तब कोसोवो में जाके ये लोगों को यकीन हुआ कि वो ज़िंदा हैं, और उनके साथ कोई न कोई अत्याचार किया है यूगोस्लाविया की गवर्नमेंट ने। तब तक कॉर्पोरेट बॉम्बिंग हो चुकी थी। यूएन का रिजोल्यूशन जो शांति प्रस्ताव था वो पास हो चुका था। जो 1244 उनका जो रिजोल्यूशन था 10 जून 99 का, ये पास हो चुका था। और अब पब्लिक डिमांड कर रही थी कि रुगोवा वापस प्रिस्टीना यानी कोसोवो वापस आ जाएं। इनको आने में कुछ देर हो रही थी, या ये क्या हुआ था इसका बहुत एक्सप्लेनेशन बाद में रुगोवा में नहीं दिया कि क्यों वो देर में आए। लेकिन मार्च के इस प्रस्ताव, जून के इस प्रस्ताव के बाद भी वो जुलाई अगस्त तक करीब 1-1.5 महीने तक डिले करने के बाद वापस आए। इस बीच में वो जो कश्मकश थी जो हार्डलाइनर्स और गांधीवादी विचारधारा के लोगों के बीच थी, यानी हाशिम ताची और इनके बीच, इब्राहिम रुगोवा के बीच थी, वो भी ऊपर आ गई थी। हाशिम ताची के लोग यानी कोसोवो लिबरेशन फोर्स के लोग ये कहते थे कि हमने आखिर जब तक आर्म्ड रिबेलियन नहीं किया, हमने जब तक सशस्त्र विद्रोह नहीं किया, तब तक इन्होंने घुटने नहीं टेके, तब तक अमेरिका को इंटरवीन करने का मौका नहीं मिला, और अगर हमने ऐसा न किया होता तो यूएन यहाँ पर ना आती और हम इस तरह की पीसफुल ज़िंदगी ना जी पाते। वो ये कोशिश कर रहे थे कि वो यहाँ पर इब्राहिम रुगोवा जब अपने देश वापस लौटेंगे तो उनको देख के या उनको उनके आने पर क्या रिस्पांस यहाँ के लोग देते हैं, ये आगे की राजनीति तय करेगी कि हाशिम ताशी को लोग वहाँ एक्सेप्ट करते हैं कि रुगोवा के नॉन वायलेंट मूवमेंट को एक्सेप्ट करते हैं। फाइनली जुलाई में रुगोवा ने इटली से कोसोवो आने का निश्चय किया। वो यहाँ पर आए। उन्हें भी कुछ, उनके लोगों को भी कुछ शंका थी कि पता नहीं जो कॉमन पब्लिक है, जो सामान्य व्यक्ति हैं, उसके दिमाग में क्या है कि उनको आज़ादी किस तरह से मिली है। उनको ये सशस्त्र विद्रोहियों की वजह से मिली है कि रुगोवा का जो नॉन वायलेंट मूवमेंट था, या रुगोवा ने जो अपना बलिदान दिया है, जो उसे उठा कर ले गए और उसे फिर निर्वासित जीवन के लिए बाध्य किया, उससे हुआ है। इसी बीच में जो क्रिटिसिज्म केएलएफ यानी हाशिम ताशी के लोग, कोसोवो लिबरेशन फोर्स के लोग करते थे इब्राहिम रुगोवा की, वो ये कहते थे कि 95-96 के आसपास उन्होंने यूगोस्लाव गवर्नमेंट के साथ एक बातचीत की। हालांकि पहले उन्होंने कहा था कि हम किसी भी पीस एग्रीमेंट के तहत हम किसी से कोई बात नहीं करेंगे, आज़ादी से कम में हम किसी भी चीज़ से राज़ी नहीं हैं, हम कोई किसी तरह का अनुबंध नहीं कर सकते, हम कोई एग्रीमेंट साइन नहीं करेंगे। लेकिन एक एग्रीमेंट उन्होंने साइन किया। उनका ये कहना है कि वो एग्रीमेंट था हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए। आप गूगल पे जाएंगे तो अकेला यही एग्रीमेंट इब्राहिम रुगोवा के साथ गवर्नमेंट का उस समय हुआ था, यूगोस्लावियन गवर्नमेंट का, कि हमारे जो स्कूल्स हैं वो उनकी स्वायत्ता की जाए और हम उसमें अपने बच्चों की पढ़ाई कराएंगे। बात सिर्फ वही थी कि वो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस की जो उनका सिलेबस था या उनके पढ़ाने का तरीका था वो दूसरा था। अल्बेनियन मुस्लिम ये चाहते थे कि हमारी पढ़ाई अपनी अलग तरीके से हो, जो हमारा धर्म, हमारी संस्कृति इजाज़त देता है हम उसकी पढ़ाई करें। और इस एग्रीमेंट पर चूँकि उस समय वो भी प्रेशर में थे यूगोस्लावियन लोग, और वहाँ के प्रेसिडेंट मिलोनोविक अंतर्राष्ट्रीय जगत में भी बहुत दबाव में थे, तो उन्होंने ये एग्रीमेंट कर दिया कि ठीक है, स्कूलों का जो मैनेजमेंट है वो कोसोवो की जो इंटरिम गवर्नमेंट है इब्राहिम रुगोवा की, वो उसे देख सकती है। जब ये एग्रीमेंट साइन हुआ तो फिर रुगोवा की बहुत भद्द पिटी उस पूरे देश में, और केएलएफ के लोगों ने ये कहा कि देखिए ये मिल गए,
ये जैसे कहीं भी पॉलिटिकल पार्टी एक दूसरे के ऊपर इस तरह आरोप प्रत्यारोप लगाती है, लेकिन अगर आप इंडिपेंडेंट रूप से अलग से बैठ के ये देखें तो रुगोवा का वो कदम बिल्कुल ठीक था कि वो अपने यूथ को इंगेज करना चाहते थे कि वो पढ़ाई लिखाई में इंगेज रहे। हम जो उसके लिए दे रहे हैं, जो सिलेबस दे रहे हैं, जो पढ़ाई का सामान दे रहे हैं, जो टीचर दे रहे हैं, वो उसमें इंगेज रहेगा तो इस तरह से वायलेंट मूवमेंट में वो नहीं जाएगा। फिर ये देखना दुनिया भी ये देखना चाहती थी कि रुगोवा का क्या प्रभाव है, लेकिन जब रुगोवा जुलाई के लास्ट में अगस्त के फर्स्ट वीक में कोसोवो लौटे तो पूरा कोसोवो उनकी अगवानी में उमड़ पड़ा। ऐसा हीरोइक वेलकम कोसोवो की ज़मीन पर किसी का कभी नहीं हुआ था। और बात फिर उसी दिन, वो लकीर उसी दिन समाप्त हो गई और कोसोवो में इब्राहिम रुगोवा अनक्वेश्चन्ड लीडर के रूप में उभर कर आए। उसके बाद जब वो 99 में आ गए और 2002 में एक वहाँ पर इलेक्शंस कंडक्ट कराए गए, यूएन की देख रेख में वो इलेक्शन कंडक्ट कराए गए। हालांकि देश की आज़ादी के बारे में अभी भी कुछ डिसाइड नहीं हुआ था। यूएन मिशन के लोग ये कहते थे कि अभी आप पूरी तरह से तैयार नहीं हैं, पूरा नष्ट हुआ तंत्र है और जब तक आप पूरी तरह से तैयार नहीं होंगे ये फिर ये देश की प्रगति या ये देश डिसऑर्गेनाइज हो जाएगा, आप पूरी तरह से तैयार हो जाएं। लेकिन इलेक्शन के लिए उन्होंने मना नहीं किया। 2002 में जो इलेक्शन हुआ उसमें रुगोवा उस देश के राष्ट्रपति चुने गए। 2002 से लेके अपनी मृत्यु 2006 तक रुगोवा वहाँ के राष्ट्रपति रहे। हालांकि इस बीच में बराबर वो देश की स्वतंत्रता, देश के संविधान को लागू किए जाने की मांग करते रहे, लेकिन इसके पहले कि उनका देश स्वतंत्र होता 2006 में ही उनकी मृत्यु हो गई। फिर आज़ाद देश में उसके बाद फिर धीरे धीरे वहाँ पर थोड़े थोड़े समय के लिए लोग प्रेसिडेंट हुए। जब वो उनकी डेथ हो गई तो उस समय फातिमीर सेजियो ये कोसोवो में 2006 से 2010 तक इनको मेकशिफ्ट, यानी चूँकि वो उनकी मृत्यु हो गई थी रुगोवा की, तो फातिमीर को वहाँ पर प्रेसिडेंट बनाया गया। फिर उनके हटने के बाद 28 सितंबर से लेके 22 फरवरी 11 तक, 28 दिसंबर 2010 से फरवरी 11 तक जैकब क्रेसेनिकी वहाँ के प्रेसिडेंट बनाए गए। लेकिन ये इलेक्शन से नहीं होते थे। ये उस समय चूँकि देश को एक नई रीओरिएंटेशन, उसमें रीऑर्गेनाइजेशन देश का हो रहा था, संगठनात्मक ढांचा उसका खड़ा किया जा रहा था, उसमें सहयोग के लिए कोई काम न रुके, इसलिए ये प्रेसिडेंट बनाए गए। फिर 22 फरवरी से लेके और 30 मार्च तक, यानी करीब 1 महीने के लिए उसमें भेगियत पकोली वहाँ के प्रेसिडेंट नियुक्त किए गए। उसके बाद फिर 2011 में इसका नए कॉन्स्टिट्यूशन के बाद पहली बार बड़ा इलेक्शन आज़ादी का हुआ और उसमें जो राष्ट्रपति चुनी गई आतिफेटे जहगाजा। और मैं इनकी स्पेलिंग आपको बता दूं, फिर इनके बताऊंगा कि ये कौन थी। ATIFETE एतिफेटे, JAHJAGA। मैंने आपको बताया कि जे को वहाँ वाई प्रोनाउंशिएट करते हैं, तो एतिफेटे जग यागा ये उनका नाम था। अभी किसी मित्र ने हमारे जब मुझसे फ़ोटोग्राफ्स की मांग की थी और मैंने अपने फेसबुक का लिंक भेजा था, तो किसी ने ये सवाल पूछा था कि कोसोवो के आपके फ़ोटोग्राफ्स में एक सुंदर सी महिला और आपकी एक फ़ोटो है, ये महिला कौन है, इसके बारे में बताएं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वो जो एतिफेटे जहयागा वहाँ की जो प्रेसिडेंट हुई, वो मिशन के समय में हमारी बहुत ही घनिष्ठ मित्र थी। वो उस समय मिशन के जो इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी का पोर्शन था वो उसकी वो हेड थी, बल्कि वो सलाहकार थी वहाँ पर। और मैं बॉर्डर एंड बाउंड्री पुलिस में सलाहकार की हैसियत से था। हम लोगों का ऑफिस दोनों का एक ही बिल्डिंग में हुआ करता था। शांत स्वभाव की, और मैंने बताया कि बीच बीच में जब कभी हम लोग खाली होते थे तो अलग अलग जगह जहाँ इंडियंस हैं या जहाँ एशियंस हैं वहाँ जाते थे, तो वहाँ बाकी लोग जो बैठे होते थे उनसे मुलाकात होती थी। इसी तरह की एक मुलाकात में एतिफेटे से हमारी जान पहचान हुई और वो बराबर हफ्ते में कम से कम 2 दिन
हमारे ऑफिस में आती थीं। एक तो उनको कंप्यूटर के बारे में बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी थी और उनके दिमाग में इंडियंस के बारे में बहुत ढेर सारे भ्रम थे। जैसे उनका ये कहना था कि क्या कंप्यूटर के बारे में सारी जानकारी आपके यहाँ प्राइमरी एजुकेशन में दी जाती है क्या? मैंने बताया बिल्कुल नहीं, हमारे यहाँ प्राइमरी एजुकेशन में उस समय यानी 2008 में प्राइमरी क्लासेस में कंप्यूटर की जानकारी अनिवार्य नहीं थी या उस समय नहीं पढ़ाया जाता था। लखनऊ के कुछ कॉन्वेंट स्कूल्स में 5th में कंप्यूटर की एक छोटी सी किताब इंट्रोड्यूस की गई थी, लेकिन उसके अलावा और कहीं भी यूपी बोर्ड में या जो उत्तर प्रदेश सरकार के प्राइमरी विद्यालय हैं उसमें कहीं कंप्यूटर का कोई जिक्र उस समय तक नहीं था। फिर वो ये कहते हैं कि फिर आपको सामान्य रूप से बहुत ढेर सारा, वो स्टडी करती रहती थी, बहुत ढेर सारा मटेरियल था कि सिलिकॉन वैली में 75% से ज़्यादा जो कंप्यूटर इंडस्ट्री है, चाहे वो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हो, चाहे किसी भी हार्डवेयर से रिलेटेड हो, वो इंडियंस के पास क्यों है। इसका मतलब वहाँ पर बेसिक एजुकेशन सिस्टम में कहीं न कहीं कंप्यूटर को इंट्रोड्यूस किया गया है और जो ग्रोन अप स्टूडेंट्स हैं जिनका अच्छा इंटरेस्ट है वो अच्छा परफॉर्म करने लगते हैं और पूरे यूरोप में इस समय इन लोगों ने कब्ज़ा कर रखा है। कभी कभी वो जैसे आती थी तो उनका सब हैंग कर गया है, आप बताइए। तो मैं तो कोई कंप्यूटर का एक्सपर्ट था नहीं, जो छोटी मोटी बातें अपने लोगों से हमने जानी थी वो मैं बता दिया करता था और 100 में से 50 बार ऐसा हुआ होगा कि उससे ठीक भी हो जाती है। फिर वो इसी तरह के सवाल करती थी कि आप बायोलॉजिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, आखिर आपने कंप्यूटर कहाँ सीखी, कौन सा कोर्स किया। तो इस तरह की तमाम जिज्ञासाएँ, लेकिन मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि ये महिला अधिकारी, वो हमारे ही रैंक की महिला पुलिस अधिकारी थी वहाँ पर, उस समय अविवाहित थी। मुझे पता नहीं कि अब क्या स्टेटस है। 2011 में राष्ट्रपति कोसोवो का राष्ट्रपति होने के बाद उनका एक मेल मिला मुझे। मैंने भी बहुत दिन बाद, हमारे ख्याल से उनके मेल भेजे जाने के 10 या 12 दिन बाद अचानक नोटिस किया कि कोसोवो से किसी का मेल है। बहुत कम लोग वहाँ से 10-12 एक इमामी करके हैं जो आज भी मेल भेजते हैं और एटिफेटे भी कभी कभी मेल करती हैं। उन्होंने मेल किया और मेल में उन्होंने बताया कि मैं इलेक्शन में देश की राष्ट्रपति चुनी गई हूँ और मैं अपने मित्र मेरे लिए लिखा उससे अब ये मांग करती हूँ कि आप अपने देश से हमारे देश को मान्यता दिलवाइए। फिर वही बात हुई कि हम कौन होते हैं, हम कहाँ कह पाएंगे, कौन हमारी सुनेगा, हम कहाँ इतने बड़े डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में हम कहीं नहीं थे। मैंने सब चीज़ें उनको लिख के भेजी, उनको बधाई दिया, बराबर वो मेल करती रही। एक दिन मैंने उनसे कहा कि अब मुझे वो अपने पुराने साल भर जिस आवास में मैं रहा हूँ, जहाँ हमने ऑफिस में मैंने काम किया है, वो हटमेंट्स वहाँ पे हैं कि हट गए या ईयू को नई कोई बिल्डिंग दी गई कि उसी में शिफ्ट किया गया, इस तरह की बातें मैं उनसे करता रहा और वो उसका जवाब भी इतिफेती बराबर और समय से देती रहीं। और फिर अचानक मैंने उनसे एक दिन कहा कि मेरा मन करता है कि मैं एक बार आके उन जगहों को फिर से देखूं। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने लिखा कि मित्र, मैं आपको ऑफिशियली इनवाइट नहीं कर सकती क्योंकि आपके देश ने हमें रिकॉग्नाइज़ नहीं किया है, इसलिए हम आपको ऑफिशियली इनवाइट नहीं कर पाएंगे। अनऑफिशियली आप आएंगे, मैं सारी फैसिलिटी आपको दूंगी, लेकिन मैं ऑफिशियली आपको इनवाइट नहीं कर सकती। हमारे फंक्शंस में मैं भी चाहती हूँ कि आप आएँ, लेकिन चूँकि आपके देश ने हमें मान्यता नहीं दी है, इसलिए मैं आपको इनवाइट नहीं कर सकती। तो इस तरह का कन्वर्सेशन चला और वो पूरे टर्म तक 2011 से 2016 तक देश की राष्ट्रपति रही हैं। उसके बाद जो इलेक्शन हुआ, यानी जो वर्तमान में हुआ, जो हार्ड लाइनर जिन्होंने इब्राहिम रुगोवा को ओवर पावर किया था, जो KLF यानी कोसोवो लिबरेशन फ्रंट का संस्थापक था और जिसको वहाँ बहुत बड़ा हीरोइक अंदाज में नहीं देखा जाता, कोसोवो के लोग नहीं देखते हैं क्योंकि वो मार काट में या आर्म रिबेलियन में विश्वास करते थे। हाशिम तासी, आज की तारीख में हाशिम तासी कोसोवो के प्रेसिडेंट हैं। इस पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, मेरा कोई मतलब नहीं है। अब वहाँ दोबारा मुझे जाना नहीं है, वहाँ के न मैंने वहाँ के इतिहास के बारे में मेरी कोई जानकारी है, न कोई दखल है। लेकिन जैसा लोगों ने बताया
कि अपने जो उनके उस समय के जो बिहेवियर था, जब वो इब्राहिम रगोवा का विरोध करते थे, उस समय का जो बिहेवियर था वही आज भी है, और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में कोसोवो के वो कभी कभी परिलक्षित होता है, और शायद इसी वजह से अब उनका वहाँ पर विरोध शुरू हो गया है। हमारे ख्याल से आज इतना ही। मैं कोसोवो के एक आध दो एक्सपीरियंस, और जब हम लोग वहाँ से वाइंड अप करके यूलेक्स को सब कुछ दे के वापस आ रहे थे उसका, आज तक के लिए ये मैं यहीं विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।